हेलो हेलो, वेलकम बैक न्यूली जॉइंट कॉमर्शियंस। आपका स्वागत है वापस कॉमर्स वाला के चैनल के ऊपर। तो लास्ट वीडियो हमने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 स्टार्ट किया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का थोड़ा सा पढ़ा था हम लोगों ने, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी पढ़ा था। आई होप आपने उसको रिवाइज करके बैठे हो। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो आप प्लीज़ लेक्चर 1 से देखो। लेक्चर 1 चैप्टर 1 मैंने करवाया है, उसकी वीडियो बनी है। फिर चैप्टर 2 ये है, प्लेलिस्ट पे जाओ, उस पर देखो। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो वो भी पूरी सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो रही है, अपलोड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आपका कोई फ्रेंड ब्रदर सिस्टर अगर वो सीए कर रहा है तो सीए की प्लेलिस्ट भी आपके लिए बनी हुई है इकोनॉमिक्स के लिए। ग्रेजुएशन कर रहा है कोई, कोई मास्टर्स कर रहा है, उनके लिए भी है। लेकिन उससे पहले आपका सबसे पहले काम है चैनल को लाइक करो। वीडियो आ गई है, लाइक करना शुरू कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को, नीडफुल्स को, जिनको फ्री में पढ़ाई करें, जिनको लगता है कि बाहर जाना मुश्किल है, पढ़ाई पैसे नहीं है, कुछ भी है। तो आपको फ्री वीडियोस आपको अपलोड करके दे रहा हूँ मैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करेंगे अपनी पार्टनरशिप्स के बाद में। तो हम लोग पहुंचे थे हैं यहाँ तक, पार्टनर हमने मेरिट्स पढ़े थे लास्ट में और डीमेरिट्स पढ़े थे। अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। अगर मैं एक आपको रिकैप दे दूँ पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप होता है जब दो या उससे ज़्यादा लोग वॉलेंट्री एसोसिएशन करते हैं, एक बिजनेस फॉर्म करते हैं ताकि एक कॉमन गोल होता है उनके दिमाग में, उसके लिए पार्टनरशिप बनती है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या हैं सर। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे आज। सो लेट मी पुट द स्लाइड बैक। अब देखो, अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर ना कुछ किस्म के पार्टनर्स होते हैं, दे ऑल्सो ज्वाइन द फर्म, कि उनके दिमाग में भी चीज़ें चल रही होती हैं। सबसे पहले एक ये होता है कि एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो रेगुलर डेली बेसिस पे आपके बिजनेस के अंदर काम करता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ही इज एक्टिव। एक्टिव वर्ड से मतलब वो रोज पार्टिसिपेट करेगा, रोज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, उधर बैठेगा, अपना टाइम देगा बिजनेस में। ही इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर ना एक भी हो सकता है। अगर समझ लो 3 दोस्त हैं, उनमें से एक एक्टिव पार्टनर, बाकी उसके ही इज एक्टिंग अपॉन ऑल, मतलब कि वो सबके लिए कर रहा है काम। या फिर वो हो सकता है बारी बारी तीनों बंदे आ रहे हैं, तीनों बंदे काम कर रहे हैं, तीनों एक्टिव पार्टनर हो सकते हैं। दूसरे आते हैं स्लीपिंग पार्टनर, जिनको हम डॉर्मेंट पार्टनर बोलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब कौन होता है? वो सिर्फ बोलता है कि हाँ भाई मैं ए बी सी पार्टनर है, सी बोलता है भाई देखो मैं पार्टनर हूँ लेकिन मैं अंदर बिजनेस में नहीं आऊँगा, काम शाम करने नहीं आऊँगा, तुम सारा काम करो, तुम संभालो। मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ कैपिटल वगैरह के अंदर, बट मैं डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं आ रहा भाई। तो मैं एक स्लीपिंग पार्टनर काउंट होता हूँ। तो एक और आ जाता है फिर एक किस्म से सीक्रेट पार्टनर। चलो हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक्टिव पार्टनर कौन पार्टनर है? ही टेक्स एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, कि हाँ वो एक्टिवली पार्ट कर रहा है। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। हमने 4 चीज़ों की वजह से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं हम लोग। मेनली कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करना नहीं करना है, ठीक है, लाइबिलिटी के हिसाब से, और लास्ट हो गया मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन के हिसाब से। एक्टिव पार्टनर ये चारों करेगा। एक्टिव पार्टनर ने चारों चीजें करनी है, फिर जाके वो एक्टिव पार्टनर बनेगा। इसी उल्टा जब चले तब स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर को देखते हैं। जो डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर है ना, वो ये सब कर रहा है बट ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, वो घर पे सोया हुआ है। वो कह रहा है भाई मैं तुम्हें बॉल के पैसे देता हूँ, मैं तुम्हें बैट के पैसे देता हूँ, कैपिटल वो दे दिया। वो बोलता है कि भाई कल को अगर तुम 5,000 जीते हो तो मुझे तुम 100 रुपया दे देना, ठीक है ना। अगर तुम समझ लो कंपटीशन खेलने गए हो, कोई गेम खेलने गए हो, वहाँ प्राइज मनी 5,000 रुपये, तो तुम मुझे 500 रुपये दे देना। वो बोलते हैं चलो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है वो, ठीक है। लाइबिलिटी भी शेयर करके टीम हार गई है, वो बोल रहा है कि हाँ भाई चलो मैं नहीं खेला, शायद से उस वजह से हारी, पर वो उधर ऑन द स्पॉट नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता कि ये ओवर इसको दे दे, ये ओवर इसको दे दे। तो स्लीपिंग पार्टनर वो है। फिर आता है एक सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? ही इज अननोन टू जनरल पब्लिक बट कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट मैनेज, शेयर, सब कुछ कर रहा है वो, ए टू जेड सब करेगा वो, बट उसका नाम पब्लिक में नहीं पता। समझ लो मेरी फर्म का पार्टनर शाहरुख खान है, किसी को नहीं पता, सब कुछ कर रहा है बट मैंने बताया ही नहीं किसी को शाहरुख खान भी मेरी फर्म का पार्टनर है। तो सीक्रेट पार्टनर है, चोरी चोरी चुपके चुपके। तो एक आ गया हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर पता है क्या? वो ना अपना नाम लैंड करता है सिर्फ। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि मेरे को वो बोल देते हैं कि हाँ भाई वो भी मेरी कंपनी,
वो भी मतलब कि मतलब ही इज़ अ वेरी गुड कंपनी, उन्होंने नाम लैंड करते हैं, वो अपना नाम जोड़ देते हैं, अपनी गुडविल जोड़ देते हैं हमारे साथ कि हाँ यार इनकी गुडविल मेरे साथ लगी हुई है तो मेरी फर्म ना काफ़ी तरक्की करेगी। जैसे कि रिलायंस वाले मेरे साथ बोल देते हैं कि हाँ भाई कि हम उनके साथ जुड़ गए हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर काम कर दिया, तो वो अपना ही अलाउज यूज ऑफ हिज हर नेम बाय फर्म, हम अपना उसका नाम यूज़ कर सकते हैं। एंड इज़ ओनली लायबल फॉर रीपेमेंट्स, मतलब कि वो लायबिलिटी उसकी ये है कि वो पैसे देगा और कुछ भी नहीं, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस मांग रहा है, बस वो लायबल है। हमको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जितने भी किस्म के पार्टनर होंगे ना, एवरी वन इज हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो भी फर्म का पार्टनर है नहीं है, सीक्रेट है नहीं है, सब कुछ, ही इज ऑलवेज लायबल। तो हम इसमें भी ये देख रहे हैं, देखो एक्टिव पार्टनर लायबल था, स्लीपिंग पार्टनर लायबल है, ठीक है, ये जो है ये भी लायबल, नॉमिनल पार्टनर भी लायबल है। अब इसके बाद आता है पार्टनर बाय स्टॉपल, स्टॉपल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पता क्या करता है, देखो जैसे कि एग्जांपल लो, आप दो दोस्त हो, राहुल और एक और ले लो, राहुल और राज, राहुल और राज दो दोस्त हैं। तो अब वो दोनों दोस्ती उनकी बड़ी गहरी है। अब होता क्या है, राहुल एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो ना उसकी मीटिंग होती है, तो वो जाता है मीटिंग की तैयारी करता है, तो रास्ते में उसको ना राज मिल जाता है, राहुल को। वो दोनों मिलते हैं, बोलते हैं भाई तू, राज बोलता है भाई तू कहाँ जा रहा है, वो कहता है भाई यार मैं ना मीटिंग में जा रहा हूँ, एक डील क्लोज करनी थी मेरे को, तो वहाँ पर मैं जाके बातें करूँगा। बोलता है अच्छा, तो वो बोलता कहता तू भी चल। राज बोलता भाई मैं क्या करूँगा, कहता चल ना, हम बोलते हैं ना तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। वो बोलता कि तू भी चल। उधर जाके बैठ जाते हैं दोनों। अब वो उधर बैठा होता है ना, जब जो बिजनेस डील कर रहा होता है ना, तो अचानक से ना राज बीच में बोल पड़ता है। राज एक पार्टनर नहीं है, राज कुछ भी नहीं है, राज कुछ भी नहीं है। बट हुआ क्या, वो राज बोलता है कि यार मैं इससे डील क्लोज करता हूँ, राज उससे डील क्लोज करता है क्योंकि उसकी डीलिंग हो सकती है अच्छी हो, तो उसने डीलिंग अच्छे से क्लोज कर दी, ठीक है ना, सारी बातशात कर ली उसने कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगा, हाँ मैं वैसा कर लूँगा, हाँ ये है वो है, आप ये करो, ये डील लॉक हो गई। अब जिस बंदे से उन्होंने डील लॉक की, उसकी नज़र में तो उसको तो पता ही नहीं है इंसान कौन है, उसको थोड़ी पता है दोस्त है क्या, उसकी नज़र में क्या हो गया यार, उसको लगा ये भी पार्टनर है। अब कल को देखो असली में वो पार्टनर नहीं है, लेकिन उसको लगा कि ये पार्टनर है ना, कि वो लायबिलिटी के लिए पकड़ हो जाएगा कि कल को अगर फर्म वगैरह डूब गई, उनके पैसे नहीं देना, अगर वो रास्ते में कहीं मिलेगा ना, बोलेगा भाई तू ही तो था डील जो लॉक करा था। वो बोले सर मैं हूँ पार्टनर ही नहीं हूँ मैं। कहता नहीं भाई, लेकिन डील तो तेरी वजह से लॉक की थी मैंने, क्योंकि मुझे लगा था तू पार्ट है। तो इसलिए पार्टनर बाय स्टॉपल वो बंदा है जो सिर्फ मतलब कि उधर बाय कोइंसिडेंस उसको पार्टनर मान लिया गया है। अब वो एक लायबल हो गया कि आपको पैसे वापस देने हैं मेरे को, उसके सिर पे लायबिलिटी पड़ गई है, ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना वो प्रॉफिट और लॉस मांग रहा है, ना वो मैनेजमेंट पार्ट कर रहा है, बस वो खामखा फंस हो चुका है, वो फंस चुका है इंसान अब। तो वो है पार्टनर बाय एस्टॉपल। सच पार्टनर्स आर लायबल टू थर्ड पार्टी एज दे आर कंसीडर्ड पार्टनर्स बाय थर्ड पार्टी। वो बिहेव ऐसा किया ना उसने कि वो पार्टनर लग गया, पर वो है नहीं है, समझ गए, यही एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। फिर आ गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये वो इंसान है, इज दो नॉट अ पार्टनर बाय नोइंगली ऑल्सो हिमसेल्फ टू बी। अब ये क्या करता है, इसको पता है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, बट वो दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ। इसकी कोई इंटेंशन नहीं है, इस टॉपल वाले की इंटेंशन नहीं थी कि मैं पार्टनर दिखाऊं। ये पार्टनर दिखाता है कि यार मैं भी हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ, मैं भी हूँ। वो दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है यार मैं भी हूँ। तो वो चीज़ है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इस चीज़ में भी वही प्रॉब्लम आ गई, लायबिल है वो बंदा, कुछ नहीं कर रहा, ना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना शेयर मांग रहा है, ना वो मैनेजमेंट जा रहा है, लेकिन वो लायबल है, वो रीपेमेंट के लिए पकड़ हो जाएगा, उसको पकड़ लेंगे सारे कि हाँ भाई पैसे दे हमारे। बट इस पार्टनर को ना एक चीज़ से फ़ायदा है, ये क्या कर सकता है, अगर इसको लगता है ना कि भाई मैं तो खामखा फंस गया हूँ, वो क्या करता है, वो एक ना नोटिस निकाल देता है कि भाई मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ये तुम लोगों को लग रहा था, ठीक है। तो ही इज नॉट बट वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच लायबिलिटी, ही शुड इशू अ डिनायल एंड क्लैरिफाई दैट ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। कि वो एक इशू देते इंटरव्यू में बोलते कि सर मैं इस चीज़ का पार्टनर नहीं था, मेरे को बस माना गया और मेरे को बोल दिया गया है। तो ये है टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसी चीज़ को मैंने अच्छे से यहाँ लिखा है, देखो 4 चीज़ों के हिसाब से है। इसी एक्टिव पार्टनर चारों में है, ये देखो एक्टिव पार्टनर सब में है। स्लीपिंग पार्टनर बस इसमें नहीं है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, बाकी सब में है। सीक्रेट पार्टनर सब में है। नॉमिनल पार्टनर ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी सब पे है यार,
ये एक चीज़ कॉमन है, पार्टनरशिप की बेसिक फंडा यही है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जैसे सोल प्रोप्राइटर की थी, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वैसे इधर पार्टनर्स की भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। पार्टनर बाय स्टॉपल के अंदर भी कुछ नहीं है, बस लायबल है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में कुछ नहीं, बस लायबल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, तो डरना नहीं है। हमको याद हो गया सर कि इसको अगर मैं आपको एक ऐसे दूँ ना, देखो ASSNEH, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, स्टॉपल, होल्डिंग आउट। ठीक है, ये याद रखना है। ये एंड वाले तीन कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ लायबल है। लायबल ये भी तीन है, ये सब कुछ करता है। हाँ सर, ये सब करता है। स्लीपिंग पार्टनर भी सब कुछ कर रहा है, बस ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सीक्रेट वाला सब कुछ कर रहा है, एक्टिव वाला सब कुछ कर रहा है। हाँ जी सर, इजी हो गया याद करना। अब हम आ गए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। अब पार्टनरशिप की ना कुछ टाइप्स होती है। अब जैसे कि सबसे बेसिक टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के ऊपर क्या है कि एक विल है इंसान की। विल का मतलब क्या, इच्छा, मतलब कि उसकी इच्छा है, और एक है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब देखो, विल के ऊपर पता है क्या है, जैसे कि मैं और आप वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं और आप, हम दोनों पार्टनर बने। अब हुआ क्या, हमारी इच्छा बनी कि हम पार्टनर बनेंगे, हम काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, एंड में ना आप बोल देते हो या मैं बोलता हूँ यार मेरा मन खत्म हो गया पार्टनरशिप से, छोड़ यार। अब बोलते हो अच्छा, तो ये विल है कि अब मैंने मर्जी थी, मैंने कर ली, अब मेरी मर्जी है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो पार्टनरशिप एट विल, मतलब कि ऑन द विल। विल का मतलब हो गया इच्छा, ऑन द मतलब कि मेरी, मतलब कि मन, ऑन माई, मतलब कि विल, ऑन माई मन, मन लिख देते हैं MAN, मन। मन के ऊपर है कि विच मीन्स इट कैन बी कंटिन्यूड एज लॉन्ग एज पार्टनर्स वांट, जब तक हम चाहते हैं तब तक करेंगे। एंड कैन बी टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ पार्टनर, मतलब कि मैंने बोला कि भाई मैंने नहीं करनी, ये ले कागज, चलो। दूसरा हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जैसे कि अब जैसे हम देखते हैं कि हमको एक प्रोजेक्ट मिला, जैसे रोड बनाने का प्रोजेक्ट होता है ना। अब समझ लो एक हिस्से की रोड बनानी है। अब उधर एक ये थोड़ी कि एक ही बंदा काम कर रहा है, हो सकता है 2 से ज़्यादा, 3 से, उनकी पार्टनरशिप है। जब वो रोड बनेगी, काम खत्म। अब मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग में क्या हुआ, अब मेरी कंपनी आपकी कंपनी, हम दोनों पार्टनर बने, हमने बिल्डिंग बना दी। अब जब बिल्डिंग बन गई, हमारा काम खत्म। या फिर हमने बोला 6 महीने तक हम पार्टनर हैं, 6 महीने बाद खत्म। इसी का मतलब है फॉर द अकम्पलिशमेंट, मतलब कि ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड गेट्स एक्सपायर्ड व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड और द ड्यूरेशन एक्सपायर्स। सिंपल। फिर दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी तो सर मेन क्रक्स है, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप, जिसके अंदर अनलिमिटेड एंड जॉइंट लायबिलिटी है हम दोनों की। जैसे हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों की अनलिमिटेड लायबिलिटी, हम दोनों सब कुछ शेयर करेंगे, सारा कुछ काम होगा। द पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड एक्ट्स आर बाइंडिंग अपॉन, मतलब कि अगर मैं आया हूँ, मैंने कोई असाइन कर दिया, तो वो असाइन ना सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, आप भी फंसोगे। अगर कोई गलत है तो आप भी फंसेंगे, कोई अच्छा है तो हम दोनों का फायदा होगा। दूसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस फर्म, रजिस्टर कराना इस फर्म को ऑप्शनल है, मर्जी है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है, जनरल पार्टनरशिप है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज इफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट। समझ लो फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर थे, उनमें से एक की डेथ हो गई, तो इफेक्ट तो पड़ेगा बिजनेस को, पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी। इसी जगह एक आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो, हमने पढ़ा सर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अब आपने अचानक से बोल दिया कि भाई ये लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी सर, लिमिटेड लायबिलिटी बच्चों पता है क्या है, देखो हुआ पता है क्या था, कुछ टाइम पहले ना, अब यहाँ पर क्या होता था, लोग ना पार्टनरशिप में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो देखते थे अनलिमिटेड लायबिलिटी, हम सबका सारे पैसे तो उड़ जाएंगे, कल को फंसो जाएंगे, बिजनेस डूब जाएगा, हम कैसे कवर करेंगे पैसे। तो ना रिश्तेदार भी, हम कहते हैं ना प्रॉब्लम के समय रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे वो सब आ जाते हैं। जब हम ऐसे बोलेंगे ना कि यार गलत हुआ, ये हो गया वो हो गया, बड़ा दुख है। लेकिन जब पैसे मांगने जाओ, रिश्तेदार बोलते हैं यार हमारे पास तो है नहीं। दोस्त के पास जाओ, दोस्त बोलता है यार नहीं यार मेरे पास 50 रुपये पड़े, कहाँ से दूंगा। ऐसी बातें भी करते हैं। उस वजह से हमने ना, इनसे सरकार ने हमारे लिए एक फ़ायदा दिया, उन्होंने बोला कि भाई एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आई है, उसके अंदर जितने आप पैसे देते हो, समझ लो आपने अगर 50,000 दिया ना, तो आप 50,000 के ही लायबल हो। समझ लो जैसे कि मैं अपने मामू के पास गया, मामू को बोला मामू, पहले वो बोलते थे कि यार मैं तेरे बिजनेस से पैसे नहीं लगा सकता, कल को यार मैं तेरे को लाख रुपए देता हूँ, कल को कितना नुकसान हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं बोलता हूँ बात तो सही है उनकी। तो अब हुआ क्या, मैंने बोला मामू हम एक काम करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आ जाते हैं,
बोलते हैं अच्छा उसमें क्या है। मैंने कहा देखो अगर आप मुझे 50,000 देते हो ना, कल को मेरा बिजनेस डूब भी जाता है तो आप सिर्फ 50,000 तक के ही नुकसान उठाओगे, जितने आपने पैसे आपने करे, उससे 1 रुपया ज़्यादा आपसे नहीं कोई ले सकता। फिर वो बोलेंगे अच्छा फिर ठीक है कि 50, उस समय देखो बंदा बोलता है कि मेरा नुकसान ही 50, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड लायबल हूं मैं, तो 50,000 के लिए, इसके लिए बोला है ताकि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमारे अंदर इन्वेस्ट कर सके हमारे बिजनेस में। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है कि इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी एक पार्टनर की है, मतलब कि जैसे मैं और मेरे मामू है, मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मामू की लिमिटेड लायबिलिटी है। तो लिमिटेड पार्टनर्स हैव नो राइट ओवर मैनेजमेंट, मामू मेरे बिजनेस में कुछ नहीं बोलेंगे, ना वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, ना वो इधर आएंगे, कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके अब इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है भाई, रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड, एलएलपी बोलते हैं इसको, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस पार्टनरशिप इज कंपलसरी। दिस पार्टनरशिप डजेंट गेट टर्मिनेटेड ऑन द डेथ सो इंसॉल्वेंट। मतलब फॉर एग्जांपल कल को कोई मतलब कि पार्टनर थे लिमिटेड लायबिलिटी में, उनमें से किसी की डेथ हो जाएगी, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्टेड आफ्टर न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी 1991 के तब स्टार्ट हुआ है इंडिया में, ये पॉलिसी के बाद न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी ऑफ 1991 टू एनेबल पार्टनरशिप टू अट्रैक्ट मोर इक्विटी फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स हु वर रिलक्टेंट टू हेल्प अर्लियर। अब वो आएंगे, मतलब कि पहले वो रिलक्टेंट का मतलब है पहले उनको दिक्कत आती थी, पहले वो नहीं करते थे, अब वो कर देते हैं। फिर आ गई हमारी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पता है क्या है? एक कागज़ है, एग्रीमेंट है, सब कुछ लिखा है उसके ऊपर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब ये एक ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। ओरल मतलब कि अब देखो रजिस्टर कराने का जरूरत तो है नहीं फॉर्म को, ओरल कर लो रिटर्न कर लो, लेकिन अब ओरल करते हो उसके नुकसान भी, रिटर्न के फायदे भी हैं। अब देखो रिटर्न पार्टनरशिप से ना पहली चीज़ का ये फायदा है कि ना कल को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग ना भूल से बातें क्योंकि मुंह जुबानी तो फिर बदल सकती है। अगर चीज़ लिखी हुई है ना तो वो बदल नहीं सकते, बोलेंगे हाँ भाई लिखा हुआ है यार, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कागज़ पे कि हाँ भाई मैंने से 20% लॉस देना, तो तुम मेरे से तू 50 कैसे ले सकता है? लिखा ही 20 है, मैं 20 ही दूंगा। तो ये है पार्टनरशिप डीड का फायदा। अब देखो कैन बी ओरल और रिटर्न, रिटर्न एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है पार्टनरशिप को जो गवर्न करेंगी। एडवाइजेबल टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एविडेंस बन जाता है। इसके अंदर लिखा क्या क्या जाता है? नेम ऑफ फर्म, बिजनेस क्या है, लोकेशन क्या है, कैपिटल क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, सैलरीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है, डिसोल्यूशन कैसे करेंगे, डिसोल्यूशन का मतलब फर्म को कैसे बंद करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस कितनी होगी, कितनी देर के लिए हो सकता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है, 10 साल के लिए खोला हुआ है, 5 साल के लिए खोला हुआ है, डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होंगे, वो सब लिखा होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के ऊपर भी बात की जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैसे? पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए आप जाओगे रजिस्टर ऑफ फर्म के पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, जिसके पास एक प्रूफ मिल जाएगा कि आपकी फर्म एग्जिस्ट करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, तो वो कहता है रजिस्टर ऑफ फर्म्स के पास कहीं पर जाओ, अपने स्टेट में जाओ, जैसे कि मैं दिल्ली बैठा हूँ, मैं दिल्ली में करवा लूँगा, दिल्ली यूटी में रजिस्टर करा लिया। आप एमपी से एमपी से करा लिया, आप केरला से आप केरला में करवा लो, आप तमिलनाडु से आप तमिलनाडु से करा लो, आप असम से आप असम में कराओ। तीसरी, अगर आप रजिस्टर नहीं कराते फर्म को, अगर आपकी फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, तो पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कांट फाइल अ सूट अगेंस्ट पार्टनर ऑफ द फर्म। कि अगर मेरा कल को कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं उस पर केस नहीं कर सकता अपने दूसरे पार्टनर पे, पहला नुकसान। दूसरा, फर्म कांट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। ऑब्वियसली मेरी बिजनेस है ना, मैं अपने बिजनेस के बिहार पे किसी दूसरी पार्टी के ऊपर फर्म का नुकसान नहीं डाल सकता, मैं केस नहीं डाल सकता कि हाँ भाई समझ लो मेरी इधर इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी मेरी फर्म का नाम ही रजिस्टर नहीं है, तो कल को मैं फायर इंश्योरेंस वाले से मेरे को क्लेम नहीं मिला तो मैं उन पर केस ही नहीं कर सकता फर्म के नाम पे अपनी। तीसरी चीज़, फर्म कांट फाइल अगेंस्ट पार्टनर्स। अपनी अब जो हमारी फर्म है ना वो हमारे अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती। कल को मैं क्या करता हूँ, कुछ भी फालतू काम कर लूँ, कुछ गलत काम कर दूँ फर्म के अंदर, तो फर्म का केस मेरे खिलाफ रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि अब फिर फर्म में रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास ये इंसान है भाई। अब प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करो, ठीक है, उस पर सब कुछ फर्म, लोकेशन, डेट वगैरह सब कुछ लिखा होगा जो आपका डीड के ऊपर लिखा हुआ है। द एप्लीकेशन, अब जो एप्लीकेशन साइंड बाय ऑल पार्टनर, अगर 5 पार्टनर है, पांचों के साइन होना जरूरी है भाई, नहीं तो वो मानी नहीं जाएगी। एक फीस डिपॉजिट करो, और जब अप्रूवल मिल जाएगा ना तो वो आपको इशू दे देंगे, इशू कर देंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर हो चुकी है। ये आ गई पार्टनरशिप। अब आ गए हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? सबसे पहले हमको वर्ड जानना पड़ेगा कोऑपरेटिव। व्हाट इज कोऑपरेटिव? हम बोलते हैं ना कि भाई वो हम दोनों वो दोस्त बड़े कोऑपरेटिव हैं। बोले कोऑपरेटिव का मतलब उनके ना वर्किंग, वो तो अच्छे से दोस्त हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, वो दोनों चीज़ को समझते हैं, तो हम लोग कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, इकट्ठा काम करते हैं। मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर कॉमन पर्पस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट था,
हमने अच्छे से कंप्लीट किया, इश्यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब हमारी कॉपरेशन अच्छी थी, हम आगे भी इस कॉपरेशन को बढ़ाए रखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, ये भी वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है हु कैन ज्वाइन टुगेदर। अब देखो इसका मोटिव है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मोटिव नहीं है इसका। इसका बेसिक मोटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। जैसे आज़ादी से पहले क्या होता था, यहाँ पर ज़मींदार थे, एग्रीकल्चर लैंड पे अंग्रेज़ों ने ज़मींदार लगाए थे। ज़मींदार हमसे क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे वर्कर्स को, लेबरर को, उससे काम करवाते थे, तो उनसे पैसे लेते थे और कुछ नहीं देते थे। इन्हीं चीज़ों को, ये जो मिडल मैन वर्ड है ना, मिडल मैन, जो बीच वाले जो लोग होते हैं, जो मतलब कि एक टाइप ऑफ एजेंट काम करते हैं ना, इनको हटाने के लिए, ताकि हम लोग अच्छा सा इकोनॉमिक अपना प्रॉफिट रखें, हम लोग फालतू पैसे ना खर्चें इनके ऊपर, हम लोग फालतू काम नहीं करें इन लोगों के ऊपर, ठीक है ना, हम लोगों को पैसे बचे। क्योंकि ये देखो ना, घर घर खरीदने जाता है आजकल, होता है ना, एजेंट आ जाता है, एजेंट बोलता है भाई ये घर है 1 करोड़ का घर है, 5% दे देना मेरे को, 5 लाख रुपए दे देना। घर मुझे 1 करोड़ 5 लाख का पड़ा ना, अब 1 करोड़ का नहीं पड़ा। तो वो जो 5 लाख बचाने के लिए ना, ताकि मेरे पैसे बचे, मेरी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनी रहे, उस वजह से मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इजाद हुआ। वो कहते थे कि सिंपल सा लॉजिक है, हम वेलफेयर ऑफ पीपल करेंगे। कैसे करेंगे? ताकि हम जो मिडल मैन जो बीच में ना, इनको लात मार के बाहर निकाल देंगे, इनको ऐसे बाहर फेंकेंगे हम लोग मिडल मैन को, कि भाई तू निकल बाहर, तेरी वजह से हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तुम लोग आते हो, हम लोगों को पैसे फालतू लगते हैं, तुम्हारी वजह से फार्मरों को दिक्कत है, तुम्हारी वजह से घर लेने में दिक्कत है, तुम्हारी वजह से कंज्यूमर को दिक्कत है, ये वजह से। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडलमैन हु आर ऑब्सेस्ड टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अभी तक कहीं पर कंपल्शन नहीं आई है एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी की कंपल्शन थी और किसी कंपल्शन नहीं आई। अब जो हम पढ़ेंगे इसकी कंपल्शन है कि हम लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर, इसके दरमियान हम लोगों को इसको एक रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, पहली चीज, ताकि इसको डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी मिले। हम लोग अकाउंट्स में आप पढ़ रहे हो, अकाउंट्स के अंदर आपको पहली चीज़ सिखाई गई, जो ओनर और बिजनेस है दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जो आगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि हाँ भाई ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए हम रजिस्टर कराते हैं ताकि इसकी आइडेंटिटी अलग हो एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों के साथ। ठीक है। कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पीपल, कम से कम 10 लोग चाहिए भाई जो ये स्टार्ट करेंगे। कोई 9 नहीं, कोई 8 नहीं, पार्टनरशिप 2 से हो जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप 1 से हो जाती है, जॉइंट जो वो होती है क्या नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली, वो भी 2 से हो जाती है। बट इसके अंदर मिनिमम 10 लोग चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए। और कैपिटल इसकी कहाँ से आएगी? जो मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। चलो भाई फीचर्स पे आगे। वॉलेंट्री मेंबरशिप है, किसी को गोली की नोक पे नहीं ला सकते, बंदूक की नोक पे कि भाई आजा। ये भाई भाई कॉपरेशन नहीं है भाई, जैसे हम पढ़ते हैं ना वो भाई भाई कोऑपरेटिव बैंक, ये वो नहीं है। दिस इज अ वॉलेंट्री मेंबरशिप। मर्जी है, आप आना चाहते हो आओ, नहीं आना चाहते हो नहीं आओ, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड लीव द सोसाइटी, देयर इज नो कंपल्शन। ठीक है। बट अ नोटिस मस्ट बी इशूड बिफोर लीविंग। अगर आप जाना चाहते हो तो आप एक नोटिस इशू करके, जैसे पार्टनरशिप में था कि अगर आपने जाना है पार्टनरशिप एट विल में, तो आप एक नोटिस दे दो दूसरे पार्टनर को, चले जाओ। ठीक है। लीगल स्टेटस क्यों? क्योंकि ये कंपल्सरी है इसको रजिस्टर करना, तो ऑब्वियसली इसको एक लीगल स्टेटस मिलता है, सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड हैंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट। कल को कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी, वो एग्जिस्ट करेगी जब तक वो है। ठीक है। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी। जैसे पार्टनरशिप में क्या था, हम लोग अपनी फर्म के ऊपर नाम पे कुछ नहीं कर सकते, इधर हम लोग फर्म के नाम पे कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे गाड़ी रख सकती है, अपने नाम पे लैंड रख सकते हैं, अपने नाम पे बिल्डिंग रख सकती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि पार्टनर, अब हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो हमारे को जितना पैसा देंगे हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो हम जितने पैसे देते हैं 10, अगर मैंने समझ लो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 10,000 चाहिए थे, ठीक है, 10 लोग आए, सबने 1,000 दिए, 1,000 1,000 1,000, तो मैं 1,000 के लिए लाइबल हूँ, तो मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी टिल 1,000 रुपीज़ है। मेरे से 1,001 रुपये नहीं ले सकते ये लोग, 1 रुपया ऊपर नहीं ले सकते ये लोग, बस ये चीज़ समझानी थी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि इट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एंड दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क टू मेंबर हैज टू बियर, मतलब इतना ही रिस्क मेरे को सिर पे है। अगला कंट्रोल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर देखो समझ लो 100 बंदा है, अब वो 100 के 100 बंदे थोड़ी करेंगे, तो हम एक बोर्ड ऑफ मेंबर कमेटी बना लेते हैं। वो कमेटी क्या करती है, वो सारे डिसीजन लेती है, ठीक है ना, उनको हम वोटिंग राइट देते हैं। हम समझ लो 100 के 100 बंदों ने ना, हमने से हमने 5 लोग चुने, हमने बोला कि तुम लोग हो,
ठीक है ना। हमने उनको वोट दे के उनको जिताया। अब वो 5 लोग हैं जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, अब वो बोर्ड मेंबर सारा डिसीजन लेंगे, उसको हम बोलते हैं मैनेजिंग कमिटी। ठीक है, एक डिसीजन लाया इलेक्टिंग मैनेजिंग कमिटी, जो मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट की है, चूजन बाय ऑल मेंबर्स वोटिंग मेकिंग इट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब कैसे आ गया, यूनिवर्सल एंड हम 100 के 100 बंदों को वोटिंग राइट मिला, तो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हमने उनको वोट देके जिताया और वो 5 लोग अब एक मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है। ठीक है, सर्विस मोटिव मैंने आपको बताया, इसका मेन फंडा इनका यही है कि वेलफेयर ऑफ पीपल करना है, हरासमेंट कम करनी, मिडिल मैन को हटाना है, तो वेलफेयर ऑफ पीपल है। दूसरा, अगर कोई सरप्लस जनरेट कर लेते हैं ये लोग, कोई पैसा कभी कभी हो जाता है कि प्रॉफिट बच गया, कोई पैसे बच गए, तो वो मेंबर में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे उधर लिखा है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखा ना, मेंबर में एज ए डिविडेंड डिवाइड करो। डिविडेंड का मतलब होता है उनको ना थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, मतलब शेयर दे दिया उनको थोड़ा थोड़ा, समझ लो 1000 रुपया बच गया तो 100 बंदे थे, सबको 10-10 रुपये दे दिए कि भाई ये लो 10-10 रुपये ईच, कि चलो ये डिविडेंड है तुम्हारा, खुश हो जाओ। 10 रुपये तो होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ फ़ायदे नुकसान है भाई, आ जाओ। हर किसी के जिसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान होते होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इक्वालिटी इन वोटिंग, हमने पढ़ा था कि हाँ भाई इसके अंदर क्या है कि हम 100 के 100 मेंबर है ना, उन सबके पास इक्वल राइट्स है, वो अपने हिसाब से वोट करके वो मैनेजिंग कमेटी को डिसाइड करते हैं, तो 1 मैन 1 वोट प्रिंसिपल इज फॉलोड। दूसरा, चाहे अब देखो ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई सर जिसने अगर 1 लाख कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसको 2 वोट मिलेंगे क्या, और एक बंदे ने 10,000 किए, नहीं भाई, जितना मर्जी कंट्रीब्यूट, चाहे मैं 1 रुपया करूं, चाहे मैं 100 रुपये करूं, चाहे मैं 10,000 कर दूं, चाहे मैं 10 लाख कर दूं, मेरे को इस पे भी वोटिंग राइट है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। तभी ये डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करता है। वोटिंग राइट ये नहीं है कि भाई उसने ज़्यादा किया तो उसको ज़्यादा वोट दे दिए, भाई वोट एक ही है। अब जैसे अब सरकारों को वोट डालोगे, अब आप 18 साल के हो गए, आपके पापा क्या 2 वोट डालते हैं, उनकी एज ज़्यादा है, क्या इसका मतलब आपके दादू 4 डालते होंगे फिर, और नहीं भाई एक ही वोट मिलता है ना, तो वही बात है। दूसरी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो हमको पता चल गया कि हाँ भाई यार इसके अंदर कितना कैपिटल आप दोगे, जितने पैसे आप लगाओगे उतने आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तीसरा, स्टेबल एक्सिस्टेंस, कि विद अगर कोई बंदा छोड़ के चल जाए, कोई मर जाए, किसी को कुछ हो जाए, कोई पागल हो जाए, मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि मेंटली इंसेन हो गया है इंसान, पागल हो चुका है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी आ जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी विल ऑलवेज एग्जिस्ट जब तक उसको आप प्रॉपरली बंद नहीं करते हो। ये वो है, ये नहीं ताला मारती बंद हो गया, ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, दुकान के ताला मारा बंद है भाई, ये वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाँ भी प्रॉपर प्रोसीजर जब तक आप बंद नहीं करोगे प्रोसीजर से, तब तक ये चलते रहेगी। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, सीधी सी बात है, ये तो चाहते हैं कि कॉस्ट हमारी कम हो ताकि मिडिल मैन हम हटा दें, मिडिल मैन हटेंगे कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। अब लोग हम आगे सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट के ऊपर। अब देखो सोसाइटी, अब देखो जैसे हमने देखा ना कोऑपरेटिव सोसाइटी ना डेमोक्रेसी को थोड़ा सा ना दिखा रही है कि हाँ भाई हम इक्वल वोट देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, तो गवर्नमेंट भी हम लोग, ये लोग भाई मिडल मैन को हटा रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, छोटे लोगों के लिए, छोटे प्रोड्यूसर के लिए हेल्प कर रही है, तो गवर्नमेंट भी इनको सब्सिडीज़ देती है, गवर्नमेंट भी इनको थोड़े से ना बेनिफिट्स देती है, ठीक है, इनको लो टैक्सेस दे देंगी, सब्सिडीज़ दे देंगी, इंटरेस्ट पे थोड़ा लोन पे इंटरेस्ट कम दे देगी, जैसे कि नॉर्मल आदमी से वो 10% लेते हैं तो इनसे हम 4% ले लेंगे, ये सपोर्ट भी देती है गवर्नमेंट। और ईजी फॉर्मेशन है, 10 बंदे चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से 1912 के अंदर आप रजिस्टर करा दो, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार हो जाएगी। सिंपल प्रोसीजर है। अब इसके नुकसान क्या है सर, नुकसान सबसे बड़ा ये है लिमिटेड रिसोर्सेज है। समझ लो 50 बंदे हैं, सब ने 100 रुपया डाल के बना दी है, अब मैं 100 रुपये, अब मैं और पैसे डालना ही नहीं चाहता, मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है मेरे पास, रिलक्टेंट लोग हैं काफ़ी, वो बोलते हैं नहीं यार तो हम और लोग लेके आएंगे, लेकिन एक मैक्सिमम नंबर पे भी इसके एक वो लगी हुई है कि हाँ भाई आप इसके अंदर 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं ला सकते हो, तो यार वो भी नुकसान आ जाता है, रिसोर्सेज बहुत कम है। रिसोर्सेज कम होंगे तो उसकी वजह से इनएफिशिएंसी भी होगी, क्योंकि हम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं ला सकते जो हमारे अकाउंट संभाल ले, जो हमारा ऑडिट कर ले, वो चीज़ें भी दिक्कत देती हैं हम लोगों को कि हाँ भाई हम लोग बोले 5,000-6,000 वाला बंदा ले आएंगे, हो सकता है उसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो नुकसान भी है कि इनएफिशिएंसी भी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। लैक ऑफ सीक्रेसी है, क्योंकि ओपन डिस्कशन इन मीटिंग करनी है, सेक्शन 7 बोलता है कि आप लोगों को ये जितना भी आप काम करते हो ना, आपको ओपनली डिस्कस करना है सबके साथ, तो सीक्रेसी बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। हम सबको अभी तक ऊपर तक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ इनको बोला गया सेक्शन 7 के थ्रू आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जब सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल भी होगा। कंट्रोल कैसे सर, कि वो प्रिविलेज तो दे रही है लेकिन वो इन रिटर्न सोसाइटी से क्या मांगती है, वो बोलती है भाई आप ऑडिटिंग करो,
आप फाइल सही टाइम पे सबमिट करो, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा रूल्स के साथ, ठीक है ना। आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपकी अगर आपको वो सब्सिडी दे रही है ना, तो उसकी नज़रें गवर्नमेंट की आप पे रखेगी कि हम लोग कुछ गलत ना कर दें, कोई गलत कदम ना उठा लें कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, वो चीज़ भी है। तो उसके बाद आ गया डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। वो तो सिंपल सी लॉजिक है, जहाँ अब देखो कहते हैं ना कमरे के अंदर 5 लोग होंगे तो सवाल 6 पूछे जाएंगे। वही चीज़ है कि इंटरनल इश्यूज़ की वजह से व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, कि हाँ भाई समझ लो 10 लोगों की मैनेजिंग कमेटी है, उनका व्यू पॉइंट सबका डिफरेंट है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, 5 एक कहते हैं 5 एक कहते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अब सोशल वेलफेयर कर करके लोग एक टाइम पे बोर भी हो जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं भाई प्रॉफिट कमाते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, करप्शन पे घुस जाते हैं लोग, तो वो भी एक दिक्कत है इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कुछ टाइप्स आती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये मिडल मैन हटाना, अब मिडल मैन कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारे दिमाग में आती है वो कंज्यूमर में। कंज्यूमर के लिए मतलब कि कंज्यूमर है उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, वो ऐसा काम करती है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो सर्विसेज बन रही है, जो गुड्स बन रहे हैं ना, उनको हम लोग प्रॉपर क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस में, ठीक है ना, हम लोग ओवर चार्ज ना करें, ये सब वो करेंगे कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। It comprises of consumers who want good quality products at reasonable prices. It aims to eliminate middlemen। जो हम लोग क्या करते हैं देखो ना, क्या होता है, होलसेलर है, पहले के टाइम के तो होलसेलर था, एक मिडलमैन था, वो बीच में बोलता था चल यार ऐसे करके रिटेलर को दे देता था। तो पहले हो सकता था कि 100 का प्रोडक्ट उसको 110 का पड़े, मिडलमैन आया 100, उसने रखे 20 रुपये, उसने बोला 120 का। मिडलमैन की वजह से क्या हुआ, नुकसान हुआ, प्राइस बढ़ गया, क्वालिटी का ऊपर भी इशू आ गया, ठीक है ना। वो ये चीज़ के ऊपर इन्होंने इसके ऊपर काम किया कि हाँ भाई हम होलसेलर से डायरेक्टली लेंगे और कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचेंगे, बीच में कोई प्रॉफिट नहीं करेंगे, सोशल वेलफेयर से काम करेंगे, ठीक है। फिर आगे प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर कौन से, जो स्मॉल लेवल प्रोड्यूसर होते हैं, स्मॉल स्केल माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, उनके लिए कि हाँ भाई उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए, उनके लिए हमको ना मिडल मैन हटाएंगे, उनको जो इनपुट्स है, जो उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसके लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हम लोग ऐसे लेवल पे देंगे, इतने सस्ते लेवल पे देंगे ताकि वो अच्छा प्रोडक्ट बना पाए, मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना पाए। कि इट कंप्राइजेज ऑफ प्रोड्यूसर्स who want inputs for production of goods to meet demands of consumer, it supply inputs to producers and purchase their output for sale। अब उन्होंने बना दिया इनपुट, अब उसके बाद हमने उन्हीं का इनपुट खरीदा अच्छे प्राइस पे और आगे हमने बाहर बेचा, ताकि उन लोगों को एक अच्छा प्राइस मिल पाए, वो लोग अच्छा सस्टेन कर पाए स्मॉल प्रोड्यूसर, और वो अच्छी तरह फाइट कर पाए बड़े कंज्यूमर्स के साथ, बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ वो फाइट कर पाए कि हाँ भाई देखो रिलायंस वर्सेस एक साइड पे दुकान है छोटी सी, उन दोनों कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ क्या छोटी दुकानों का आपस में एक अच्छा हो कि हाँ भाई ये भी इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाए, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाया गया। थर्ड थिंग, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं स्मॉल प्रोड्यूसर, इनको मार्केट भी तो करना है। मार्केट का मतलब क्या, एडवर्टाइज करना है, लोगों तक पहुंचाना है, उनको ट्रांसपोर्ट करवाना है, ये सब कुछ भी ये करती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि ये अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल कर पाएँ। द मेंबर्स आर प्रोड्यूसर हु विश टू गेट रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट, इट पूल्स आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। क्या किया, समझ लो इसने दूध की बोतल बनाई थी, इसने भी दूध की बोतल बनाई, इसने भी दूध, इन सबको इन्होंने जोड़ा, इन सबको मार्केट किया, मतलब एडवर्टाइजमेंट की, इन सब की ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, और उसको बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बेचा। वो चीज़ आ गई मार्केटिंग का काम करने के लिए। इन्होंने सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को साथ में लाया, उनको लोगों तक पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट किया, स्टोर किया, उसके बाद लोगों को बेचा और उसका प्रॉफिट उनको दिया अच्छे प्राइस के ऊपर। फार्मर्स वाले क्या करेंगे, सिर्फ फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, पर्टिकुलरली फार्मर्स को, क्यों, स्मॉल लेवल फार्मर्स को, उनको सस्ते लेवल पे सीड्स, मशीनरी, इरिगेशन फैसिलिटीज़, उनको सब कुछ ला के देंगे ताकि वो अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाए, और बाद में उसी का आउटपुट उनसे खरीद के हम अच्छे प्राइस में उनको खरीदेंगे और आगे हम मार्केट को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि चावल हो गया, मिडलमैन वगैरह को, इसी के लिए फार्मर्स के लिए मिडलमैन का बहुत बड़ा इशू था पहले, फार्मर्स बहुत लूटते थे इनको, इसी वजह से इसको बनाया गया। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, भाई उधार लेने के लिए पहले के टाइम में प्राइवेट मनी लेंडर्स हुआ करते थे, वो इंटरेस्ट चार्ज कर, समझ लो उनके दो काम होते थे। पहली बात इंटरेस्ट चार्ज कर देना उनके ऊपर, और उन लोगों को ना एक सर्कल, विशियस सर्कल में फंसा लेना हम लोगों ने। विशियस सर्कल का मतलब एक ऐसा दलदल में उसको फंसा दिया कि वो निकल ही ना पाए, चाहे वो छोटा फार्मर है, चाहे वो छोटे लेवल पे कोई प्रोड्यूसर है, उसने लोन ले लिया तो उसने अपने मतलब कि ज़िंदगी तबाह कर दी। उससे वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे, 25-25, 30-30% उससे इंटरेस्ट लेना, प्लस
एक उन्होंने समझ लो कि 50,000 रुपये का उन्होंने लोन लेना ना, उसके लिए उन्होंने उसके 5 लाख रुपए के घर का कागज रखे हैं अपने पास। इसी चीज को करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई कि हाँ भाई, जो इसके मेंबर्स हैं ना वो एक सस्ते अमाउंट पे लोन ले सकेंगे। उनका जो हम लोग जो गिरवी रखते हैं ना, मॉर्टगेज बोलते हैं उसको, गिरवी, मॉर्टगेज, गिरवी रखते हैं ना जो चीज़ें, ठीक है ना, उसको भी उस लेवल पे रखे कि हाँ भाई 50,000 इन्होंने लोन लिया तो हमने इसके लिए 5 लाख 10 लाख का घर थोड़ी रखेंगे। तो वो बोलते हैं कि भाई 50,000 के हिसाब से आप 30,000 का सामान मॉर्टगेज करो, 20,000 का सामान मॉर्टगेज करो, हमारे वो चीज़ करो आप, ठीक है ना, आपको नुकसान ना हो यार, वो भी चीज़ है। तो ये इजी क्रेडिट देते हैं रीजनेबल टर्म्स पे, हु सीक्स फाइनेंशियल हेल्प, द एम टू प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम लेंडर्स हु चार्ज हाई इंटरेस्ट, प्राइवेट मनी मैनेजर, जो चोर होते हैं, चोर चके, उनसे ये क्या देते हैं, दे प्रोवाइड लोन्स आउट ऑफ कैपिटल। अब ये क्या करेंगे, अब देखो जिन लोगों ने पैसे दिए उनको लोन दिए, प्रोवाइड किया, वो चीज़ तो हो गई। एंड डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट भी करते हैं लोगों के पैसे और उनको पैसे इंटरेस्ट भी देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, चार्ज लो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोग, यहाँ पे ये लोग 6% 5% पे दे देंगे ताकि इंसान ना फंस ना जाए, ये चीज़। फिर एक लास्ट लगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जैसे हाउसिंग बोर्ड बनाए ना सरकारों ने, वैसे ये भी हैं। ये इनका क्या काम होता है, देखो अब जैसे एक फार्मर है, उसको घर बनाना है यार, कैसे बनाएगा घर वो, उसके पास ना ज़मीन कहाँ से खरीदेगा, इतनी महंगी ज़मीन है, या वो फ्लैट। अब उसके लिए तो क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं देखो भाई हम आपको ना एक ज़मीन दे देते हैं सस्ते प्राइस पे, ठीक है, आप उधर घर बना लो। समझ लो मार्केट रेट उसका चल रहा था 5 लाख रुपए के हिसाब से ज़मीन का, हम आपको वही ज़मीन ना 2 लाख की दे देंगे और इनपुट भी थोड़ा लगा के दे देंगे। जो घर आपका पहले, जो आपका घर पहले बन रहा था आपका 20 लाख रुपए का, अब वही घर आपका बनेगा 10 लाख रुपए का। ये काम करते हैं हाउसिंग बोर्ड वाले। वो ऐसी अकोमोडेशन देते हैं, रीजनेबल प्राइस पे अकोमोडेशन देते हैं कि फ्लैट्स हो गए, आपको ज़मीनें हो गई, कि ताकि आप लोग इजीली अपना घर बना सको और आप उस चीज़ के पैसे आप चाहे इंस्टॉलमेंट में दो, तोड़ तोड़ के पैसे दे दो, या इकट्ठे दे दो, आपके ऊपर है वो चीज़, ठीक है। तो ये भी चीज़ आ गई, हाउसिंग कोऑपरेटिव वाले ये करते हैं कि हाँ, are formed to help people with limited income to construct houses at reasonable cost. The members are those who desire residential accommodation. ये वर्ड यार है ना, रेजिडेंशियल है, घर के लिए चाहिए, दुकान के लिए नहीं, एट लोअर कॉस्ट। द एम इज टू सॉल्व हाउसिंग प्रॉब्लम बाय कंस्ट्रक्टिंग फ्लैट्स और प्रोवाइडिंग प्लॉट्स एंड गिविंग ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स, कि पूरे इकट्ठे दे दो या इंस्टॉलमेंट में दे दो। सर 4 किस्म की पढ़ ली, अब हम आ गए जॉइंट स्टॉक कंपनी में। यही आपका पूरा बेस 12th का है। अगर आप 12th पे जाओगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी एक बुक है पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है, उसमें आपको कंपनी के हिसाब से पार्टनरशिप को पूरा पढ़ना पड़ता है। अब हम आगे सर जॉइंट स्टॉक कंपनी में। पहली चीज़ ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी जो है हम इसको कंपनी ही मान के चलते हैं, बाकी सबसे अलग कैसे है। सबसे पहले कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब है एक नकली बंदा है, माना जाता है कि वो इंसान है वो भी, ठीक है ना, एक नकली इंसान है जो सांस नहीं लेता, दिखता है, नकली इंसान है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अच्छा सर सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे होगी उसकी, यार वो तो आप कह रहे हो कि आप कहना चाहते हो इस टेबल की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यार टेबल की बात नहीं की मैंने कंपनी की बात की है। अब जो कंपनी ने टेबल बनाया है, आप क्या बोलते हो, राजू की दुकान से लेके आए हो, या आप बोलते हो कि हाँ भाई XYZ फर्नीचर से लेके आया हूँ मैं। यार आप तो ये बोलोगे ना कि हाँ भाई उधर एक दुकान है या उधर एक कंपनी है, उस कॉरपोरेशन है। जैसे आप क्या बोलते हो, मुकेश अंबानी की कंपनी है, या बोलते हो रिलायंस, डिफरेंस समझो। आप क्या बोलते हो, यार जो मुकेश अंबानी की कंपनी है वो बड़ी सही है। अब ये नहीं आप बोलते हो कि नहीं भाई मुकेश अंबानी की, आप ये थोड़ी बोलते हो मुक्कू भाई की कंपनी, अब ये बोलते हो रिलायंस कंपनी, जियो हम उसका यूज़ कर रहे हो, रिलायंस कंपनी का, अब ये बोलते हो जियो मुकेश अंबानी का। तो ये देखो आर्टिफिशियल पर्सन की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है रिलायंस, ठीक है, जिसके अंदर एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, वर्ड बहुत भारी है, इसका मतलब है कंटिन्यूशन रहती है, कि कल को जैसे अब धीरूभाई अंबानी की थी, धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई, मुकेश अंबानी की, अब मुकेश अंबानी के कल को चलो चलते रहे तो फिर उनके बेटे की हो जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी नहीं खत्म हो रही है, चली जा रही है, वो चीज़ होती है। और एक कॉमन सील है, कॉमन सील का मतलब है एक स्टैंप है। समझ लो आपने कहीं पर जाते हो आप, जैसे कि आप कोई कंपनी में जाते हो ना, XYZ कंपनी, जब आप सब फ़ोन लेते हो ना, फ़ोन लेके आते हो ना, उस पर आपने देखा कि उसका स्टैंप लगा होता है, आपको स्टैंप लगा होता है आपका उसके ऊपर।
वो स्टैंप जो है ना वो उसकी आइडेंटिटी की वो है कि हाँ भाई मैं ये अलग हूँ और जिसने तेरे को दिया वो अलग है। ये कंपनी का बेशक वो ये बोलते हैं ना कंपनी उसकी है, लेकिन जो कंपनी की पहचान है ना वो उसका स्टैंप है। तो उसकी एक कॉमन सील का मतलब एक स्टैंप होती है, दैट इज कॉल्ड अ कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड एज लीगल स्टेटस, मतलब कि है तो एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन है क्या, उसका अपना लीगल स्टेटस है, अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान है उसकी, अपनी एक आइडेंटिटी है उसकी, जिसको अलग बनाती है। मतलब कि मुकेश अंबानी अलग है, अंबानी साहब अलग है हमारे, और रिलायंस उनकी कंपनी अलग है। ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं, समझ लो अभी, ठीक है। गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, इंपॉर्टेंट चीज कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये आनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। और सेक्शन 2 ब्रैकेट 20 सब सेक्शन 20 ये होता है ना, जैसे अगर मैं लिखता हूं 2, ये इसका मतलब होता है सेक्शन 2, 20 का मतलब होता है सब सेक्शन, जो ये ब्रैकेट में इसको बोलते हैं सब सेक्शन 20, ये कंपनी को डिफाइन करता है। डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे अभी, ये कंपनी को डिफाइन करता है, ठीक है। अब कंपनी जो है ना अब देखो कंपनी के एक दो चीज़ होती हैं। कंपनी क्या होती है, देखो ये कंपनी है ना, अब हम लोग देखते हैं स्टॉक वगैरह हम बात करते हैं आजकल। देखो आजकल ना बड़े बच्चों को अब तो नॉलेज हो गई हुई है, पहले के टाइम पे नहीं, अब तो जैसे तुम लोग हो तुमको इतना पता होगा। आजकल तुम वर्ड सुनते हो कि हाँ भाई तुम्हारे फादर ने इधर शेयर लिए हैं, या उसने दे शेयर लिए हैं, क्रिप्टो करेंसी हमने ली है। हम आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग शेयर लेते हैं। आज जैसे आपके कोई बड़े आपसे कोई बात करें, अगर मामू बोले, आपके चाचू बोले कि भाई मैं शेयर में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं शेयर लेता हूँ। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे भी लोग काफ़ी छाए हैं, शेयर्स की बात करते हैं कि इस कंपनी के शेयर उठा लो, इस कंपनी का शेयर ले लो, प्रॉफिट देगा। तो कंपनी अपने ना जो कैपिटल है उसको शेयर्स में डिवाइड करती है, और वो शेयर्स है ना जो वो ओपन प्लेटफॉर्म पे बेचती है। ओपन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंडर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारी आती है। इधर ये शेयर्स ने इनके बिकते हैं, मतलब कि आप उधर देखोगे जैसे एक कंपनी है उसकी ना 10 लाख की कैपिटल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख की कैपिटल है, अच्छा 10 लाख की कैपिटल होगी, समझ लो वो बोलती है कि हाँ भाई हमारा एक शेयर 10 रुपये का है, 10 रुपीज़ पर शेयर। अब वो जो 10 रुपये का शेयर है ना वो आपको मिल रहा है बाजार में, आपको उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको हर जगह मिल रहा है वो शेयर। तो आप क्या करते हो, उस शेयर को खरीदते हो। आप बोलते हो भाई मैं काम करो इस कंपनी के मुझे 50 शेयर दे दे। अच्छा 50 शेयर सर आपको मिल गए 50 शेयर। अब 50 शेयर मिल गए, अब आपको पता चल गया कि 10 रुपये का एक शेयर है, 10 इंटू 50 मतलब कि 500 रुपये आपने उसको देना है। तो मतलब कि कंपनी के अंदर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हो सिर्फ 500 रुपये दे के। एग्जाम्पल में तो चलो हम कुछ भी लेके चल रहा हूँ ना, होता नहीं है भाई, हज़ार रुपये का शेयर पहुंच गया, कोई 200 रुपये होता है, कोई 250 होता है। एमआरएफ है, एमआरएफ तो बहुत बड़ी कंपनी है, अब एमआरएफ का शेयर अभी के टाइम में शायद 1000 रुपये टच कर रहा होगा। तो उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हाँ इनके क्या होता है, अब इतनी बड़ी कैपिटल इन्होंने कैसे रेज की, इन्होंने अपने शेयर ओपन प्लेटफॉर्म में अपना शेयर बेच रहे हैं, लोग वहां इसके शेयर खरीद रहे हैं। और लोग भी शेयर क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कंपनी कल को इतना ऊपर ऊपर जा रही है, इतना ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अब कल को अगर मैं इसके समझ लो आज मैंने 10 रुपए के हिसाब से लिया, ये कंपनी मुनाफा कमाती है ना, ये शेयर इसका 15 का हो जाएगा, तो मुझे 5 रुपए का फायदा हो रहा है शेयर पे। इस वजह से लोग आजकल शेयर्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो कंपनी अपने शेयर्स को आजकल रखती है। अब जो शेयर खरीदते हैं ना उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। एक बार वापस लिख के देता हूं मैं आपको, देखो साफ लिख देता हूं ना, जो शेयर खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। अब देखो शेयर तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिक रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक, यार कितने लोग शेयर लेंगे, समझ लो 1000 लोगों ने शेयर ले लिया यार। अब 1000 थोड़ी कुर्सी लगा के बैठेंगे कंपनी के अंदर, उस 1000 के 1000 मालिक हो गए भाई। शेयर होल्डर मतलब ओनर होता है, ये 1000 के 1000 ओनर है क्या, ठीक है। अब ये 1000 के 1000 ओनर थोड़ी बैठेंगे वहां पर। इसी वजह से जैसे हम लोग कोऑपरेटिव में पढ़ते थे ना कि हाँ भाई वो 100 लोगों के बीच में उन्होंने एक कमेटी बनाई, वैसे ही इधर भी ना एक BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन शेयर होल्डर्स के बिहाफ के ऊपर ये सारे डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट करें, हम लोग शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के दें, हम ऐसे डिसीजन लेंगे ताकि हमारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो, उनको ज़्यादा पैसे मिले। अब शेयर्स के ऊपर उनको मिलेगा, हमको मिलेगा डिविडेंड। ये जो प्रॉफिट होता है ना, हम बोलते हैं ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जब शेयर की लैंग्वेज में बोलोगे उसको बोलोगे डिविडेंड।
याद रखना, कोई आपको बोलेगा ना आपको शेयर पे कितना फायदा हुआ, तो आप बोलोगे क्या डिविडेंड हुआ। प्रॉफिट नहीं होता है, डिविडेंड होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप शेयर होल्डर हो, आपको इसके अंदर मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। ये वर्ड्स ध्यान रखो, अभी समझोगे ना कल को पूरी लाइफ काम आएंगे। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, ये लोग इनको बना चुनते हैं कि हाँ भाई आप लोग हमारे हिस्से का सारा डिसीजन लो। तो ये लोग डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं डे टू डे ऑपरेशन को। अब मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैं अपने घर पे आराम से ऐसे बैठा हूँ, ऐसे सो गए, हाँ मजा आ रहा है, ठीक है ना, मैंने शेयर खरीदे, मुझे पैसे आ रहे हैं। ओ भाई मैंने उन शेयर होल्डर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी तो बनाया है, तभी तो वो लोग मेरे को पैसा कमा के दे रहे हैं। मैं थोड़ी बिजनेस में मैं जा रहा हूँ रोज आके यार हेलो 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 एवरीवन, मैं आपके साथ, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, मैं घर बैठ के एंजॉय करूंगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। चलो भाई आगे, अब इसके फीचर सर, सबसे पहले हमने बात की आर्टिफिशियल पर्सन है एक, आर कंपनीज क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, मतलब कि आर्टिफिशियल। अब देखो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, हाँ है सर, ठीक है ना। लाइक नेचुरल पर्सन इट कैन ओन प्रॉपर्टी, मतलब कि अब इसके नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, इसके नाम पे उधार ले सकते हो, पैसे ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो कि हाँ भाई, हम बोलते हैं ना XYZ कंपनी का केस है इस बंदे के साथ, समझ लो इस सप्लायर के साथ, या इसके बंदे के साथ, XYZ बंदे के साथ, कंपनी का नाम आता है ना, राजेश एंड कंपनी इंडस्ट्रीज, ये नाम आते हैं। तो ये चीज़ है, रिलायंस कंपनी, ठीक है, ये चीज़ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या ये रियल पर्सन है? नहीं, बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीथ, ईट, रन और टॉक, तभी ये आर्टिफिशियल पर्सन काउंट होता है। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि इसकी सेपरेट, मतलब कि इसको हम लोग कंपनी एक्ट 2013 के अंडर इसको लेके आते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके अपने एसेट है, अपनी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। लॉ डजंट रिकॉग्नाइज बिजनेस एंड ओनर्स टू बी द वन, मैंने आपको पहले बताया कि मुकेश अंबानी जी हमारे, वापिस बता देता हूँ, और रिलायंस कंपनी दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। फिर आगे फॉर्मेशन, भाई सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कंपनी को फॉर्म करना। कंपनी फॉर्म करना सबसे मुश्किल चीज़ है, कंपनी फॉर्मेशन इज़ ए डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है। रजिस्ट्रेशन करानी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में करा लो, या इससे पहले वाले कंपनीज एक्ट के जो पहले एक्ट थे, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था, इससे पहले 1866 था, 1882 था, 19, इनके अंडर किसी में भी आप रजिस्टर होने चाहिए, तब आपकी कंपनी को कंपनी कंसिडर किया जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि कॉन्टिन्यूशन है, कल को मतलब कि धीरू भाई अंबानी जी हमारे नहीं रहे, अब मुकेश अंबानी जी हैं, अब कल को हो सकता है मुकेश अंबानी, लाइफ तो चलो अनसर्टेन हो ना ऐसा, चलो, लेकिन मुकेश अंबानी जी को कुछ हो जाए तो उनके बेटे संभालेंगे, तो कंपनी एग्जिस्ट करते रह रही है, कंपनी खत्म नहीं हो रही है। कंपनी क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन एंड ओनली बाय लॉ। इसको अगर हमने बंद करना है ना कंपनी को, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसका, फिर बंद होती है कंपनी, नहीं तो कंपनी बंद नहीं होगी, याद रख लो। मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट, मतलब कि बंदे आएंगे जाएंगे, कंपनी उधर ही खड़ी रहेगी। कंट्रोल, कंट्रोल की आपको मैंने बात बताई, शेयर होल्डर ओनर होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, वो डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको टॉप मैनेजमेंट बनाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स, जो ओनर्स हैं हमारे, एज दे डोंट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन। अब हमारे थोड़ी जाएंगे डे टू डे, मैं रोज थोड़ी, अगर मैं रिलायंस का शेयर लेता हूँ मैं रोज रिलायंस के ऑफिस जाऊँगा, हेलो भाई क्या हाल है, वो नहीं होता है, तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे लिए काम करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी, सबसे कम लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में, इसका एग्जाम्पल देता हूँ, देखो कंपनी के शेयर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कंपनी के शेयर हो गए समझ लो 5000, 5000 शेयर हैं कंपनी के, एक शेयर 10 रुपये का, 10 रुपीज़ ईच, टोटल कैपिटल कितनी होगी 5000 इंटू ये 50,000, ठीक है। इन 5000 में से ना मैं आपका प्लान अफसर जाता, बोलता भाई मेरे को आप दे दो 1000 शेयर, ठीक है, 10 रुपये का था, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं अभी ना 7 रुपये दूंगा, बाकी 3 रुपये बाद में दूंगा, वो बोलते हैं ठीक है सर 7,000, लेकिन मेरे को कायदे से देने चाहिए थे 10 रुपये, टोटल होना चाहिए था 10,000, मैंने कितने पैसे नहीं दिए, 3,000 रुपये नहीं दिए उसको अभी तक, ठीक है, समझ रहे हो ना कि मैंने अभी तक उसको 3,000 नहीं दिए, क्योंकि मैंने 7,000 दिया, 10,000 बनता था, मैंने 3,000 नहीं दिए। अब मेरे को बात बताओ, कल को कंपनी में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, क्या वो मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो है नहीं, मेरी लिमिटेड,
मैं कितने पैसे दूंगा उनको? मैं सिर्फ ये 3,000 देने के लिए लायबल हूँ। मैंने 3,000 दिया, मैंने बोला ओके टाटा बाय। अगर आपको कंपनी से नहीं समझना, ऐसे समझ लो, आपने अपने दोस्त से 2,000 रुपया उधार लिया, आपने उसको 1,000 रुपया दे दिया, अब कितने पैसे आपने देने और 1,000 रुपये। आपसे वो 2,000 मांगेगा या सिर्फ 1,000 ही मांगेगा? अब आप बोलोगे यार मेरा दोस्त बड़ा चालाक है सर, वो मेरे से 2 नहीं, वो मेरे से 3,000 मांग लेगा। और अगर हम लोग ऐसे बात करें, वो मांगेगा कितने पैसे मांगेगा? अगर जायज़ बात की जाए, मतलब कि अगर हम सच पे रहें, तो वो 1,000 रुपये ही मांगेगा। तो 1,000 रुपया लायबल है। तो वैसे ही मैं 3,000 रुपये का लायबल हूँ कंपनी के। वही चीज़ लिखी है मैंने, ये देखो। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि मेंबर्स कैन आस्क टू कंट्रीब्यूट टू लॉस ओनली टू एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। कितने पैसे नहीं दिए थे मैंने, मतलब कि मैंने इसके अंदर 3,000 नहीं दिए थे, तो मैं इतना ही पैसा लायबल हूँ और कोई पैसा लायबल नहीं हूँ। जैसे राम इज अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी होल्डिंग 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एंड ऑलरेडी पेड ₹7 पर शेयर। मतलब कि उसको 2,000 का 10 हो गया आपका कितना, 20,000 रुपये। उसने 14,000 दे दिए हैं, उसको 6,000 और देने हैं, तो कंपनी को मैं 6,000 दूंगा, मेरी लायबिलिटी इतनी है। ठीक है। कॉमन सील मैंने आपको बताया था, स्टैंप होती है कंपनी की। कैसे पहचान बताएगा? मेरा एक ठप्पा लगा है, मेरा स्टैंप है। पीके बोलते ना ठप्पा कहाँ है, वैसे यही बात है। पीके में बोला था उसने ठप्पा कहाँ पर है, इसमें इसने बोला कि भाई कंपनी का ठप्पा कहाँ पर है, तभी हम मानेंगे तेरी कंपनी असली है। वही चीज़ है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट साइन। अब मैं अपना साइन मार दूँ ऐसे करके, मैं मार सकता हूँ। अब ये जैसे ये समझ लो ये कंपनी है, ये मार सकता है साइन? नहीं मार सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एक ठप्पा होगा कि हाँ ये लो। ठीक है। तो सर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील विच एक्ट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर। एनी डॉक्यूमेंट विच डजेंट, ये डजेंट लिखा है, विच डजेंट कैरी कॉमन सील इज नॉट बाइंडिंग। समझ लो एक बिल है ये। यार आप कंपनी को भी गाड़ी की सर्विस या बाइक की सर्विस कराने जाते हो, ठीक है, आपने बिल बना के चल जाए। बिल तो आप घर पे ही बना सकते हो यार, फेक बना सकते हो ना। तो फिर ये सब के लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं ना, कंपनी का स्टैंप होता है यार। समझ लो बजाज की बाइक है तो बजाज का स्टैंप होगा, बुलेट है तो रॉयल एनफील्ड का होगा। वो क्यों है? क्यों है वो स्टैंप? तो इसलिए तो है कि वो असली है, वो बिकी है, इसी कंपनी ने बेची है, इसी वजह से वो स्टैंप को काउंट किया जाता है। चलो भाई, रिस्क बेयरिंग, ठीक है। रिस्क ऑफ ऑल लॉसेस इज बॉर्न बाय ऑल शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली बात है, अब कंपनी को नुकसान हुआ तो मेरे शेयर भी तो डूबेंगे। समझ लो मैंने शेयर जब लिए थे वो 10 रुपये के हिसाब से थे, फ़ायदा हुआ 15 के हो गए, अगर नुकसान हुआ तो 5 रुपये के हो गए। तो मैं भी तो नुकसान उठाऊंगा यार, मेरे पास भी तो शेयर हैं, मेरे को नुकसान हुआ है। ऑल शेयर होल्डर्स हैव टू कंट्रीब्यूट टू डेट्स। पर कहाँ तक डेट? लिमिटेड लाइबिलिटी है, मुझे यही देने हैं भाई, यही पैसे दूंगा मैं, ये कुछ नहीं दूंगा फालतू पैसे। अगर मेरा 100 का नुकसान है 100 ही दूंगा मैं, 500 है तो 500 ही दूंगा, 501 भी नहीं निकाल सकते तुम मेरे से। ठीक है। अब आगे हम इसके मेरिट्स पे। सर फायदे क्या हैं कंपनी के? सबसे बड़ा फायदा लिमिटेड लायबिलिटी है। शेयर होल्डर्स आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, ओनली एसेट्स ऑफ कंपनी कैन बी यूज्ड टू सेटल डेट्स। हम किसी के घर जाके ये नहीं बोल सकते भाई अपना घर बेच मेरे को पैसे दे, नहीं, कंपनी से लो, कंपनी ही देगी सब कुछ। भाई कुछ नहीं, रिलायंस अपने ही बेचेगी, जो रिलायंस के नाम पे एसेट है ना, रिलायंस उनको ही बेच सकती है। पहली चीज, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन मार्केट। अभी आगे हम पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन ये याद रख लो, कोई कंपनी, अच्छे रिलायंस है ना, रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सब अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी बता देता हूँ, अब जैसे बजाज है, बजाज का क्या, बजाज तो मेन वो है ना हेड। अब बजाज की अलग अलग कंपनीज हैं, समझ लो एक बंदे ने बनाई है राज एंड को, बजाज की एक बनाई है उन्होंने, भूषण एंड को एक बनाई है उन्होंने, ठीक है। एक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब मैं बताता हूँ, अब ना मेरे ना मम्मा के जो मामा जी हैं, हम उनको भी मामा जी बोलते हैं, ठीक है ना। मेरे मम्मा के जो मामा जी हैं ना, वो रहते हैं, ठीक है ना, लोकेशन नहीं बताऊँगा, कोई XYZ जगह रहते हैं। उनके पास ना बजाज की ना, अब उनके पास बजाज की कंपनी की ना वो है कि हाँ भाई वो कंपनी के अंदर उनके पास सर्विस स्टेशन है उनका अपना, कि हाँ भाई बजाज के नाम पे, किसके नाम पे, बजाज के नाम पे। बजाज वालों ने उनको बोला कि हाँ भाई आपके पास डीलरशिप है, अब आप इस जगह पे अपनी डीलरशिप चलाओ, वहाँ पर बाइक बेचो, सर्विस करो आपके नाम। अब मुझे एक बात बताओ, समझ लो उनकी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, और ये बजाज वालों ने इनको दी है। एक चीज़ बताओ, बाजार जो है उसके शेयर अगर बाजार में बिक रहे हैं तो वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पता नहीं आपको पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन चलो आप ये सुन लो ध्यान से
कि बजाज अगर हम जाते हैं ना बॉम्बे स्टॉक है या कहीं पर भी जाएंगे ना, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो अपने ये वाले शेयर बेच सकती है बजाज वाले, लेकिन जो मेरे मामा जी कंपनी XYZ कंपनी जो उन्होंने एक जगह खोली हुई है, इनके शेयर होते हैं क्या? ये अपने शेयर बेचते हैं क्या बाजार में? क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उनके नाम पे ये पब्लिक कंपनी नहीं है। ही कैन नॉट इशू दी शेयर्स टू द कॉमन पब्लिक, वो नहीं बेच सकते हैं। बट अगर ये पब्लिक कंपनी, फिर ये पब्लिक कंपनी ये बेच रही क्योंकि ये ऊपर हेड है, ये क्यों बेचेंगे? ये तो प्राइवेट कंपनी है। अब समझ गए बात को? तो जब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते तो वो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर बात करता है कि हाँ भाई, कि शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो हम लोग कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, एंड व्हेन नीड अराइजेस व्हिच अवॉइड्स ब्लॉकेज इन्वेस्टमेंट, मतलब कि हमने पब्लिक कंपनी के शेयर बेचे, उस शेयर हमने मार्केट में दिए, मार्केट वालों ने हमें पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट आ गई, बस। प्राइवेट कंपनी के शेयर नहीं बिकते। दूसरी चीज़, परपेचुअल एक्सिस्टेंट। परपेचुअल मतलब कि कॉन्टिन्यूशन है, कल को वो उनकी डेथ हो जाएगी तो बाकी लोग चलते रहेंगे, वैसे उनकी हो जाएगी तो आगे चलते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन है। और ये प्रोविजन है कंपनी एक्ट 2013 में, एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी के पास तो बहुत एक्सपैंड करेंगे, जब भी उनको एक्सपैंड करना अपने शेयर बाजार में देंगे, वो बोलेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग पैसे आएंगे, शेयर आएंगे और वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अनलिमिटेड है। द इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट एज दे आर अट्रैक्टिव। अब देखो, मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा? क्योंकि मेरे को पता है इस पर लिमिटेड लाइबिलिटी भी है, तो मेरे को तो इतना ही नुकसान होगा। मेरे पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे को पता है लिमिटेड लाइबिलिटी 10,000 का ही नुकसान उठाऊंगा, उससे ज़्यादा थोड़ी उठा सकता हूँ मैं। उस हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर भाई इतने फंड्स हैं ना, तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं भाई, सीधी सी बात है। वो लोग ना CA स्कोर लगाते हैं बड़े बड़े, वो लोग आप जैसे लोग जो टॉपर्स होंगे ना, वो रखते हैं अपने पास, जो एफिशिएंसी रहे वहाँ पर, इफेक्टिवनेस रहे वहाँ पर, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं लगाएंगे, उनके पास होते हैं ना जो बेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं, वो चीज़ रहती है। उसके बाद हम आगे डीमेरिट्स पे। सर डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला डीमेरिट्स का क्या है? प्रॉब्लम इन फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, बहुत रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गवर्नेंस है, कैसे हमने बनाना, वो चीज़ आ गई। दूसरा, सीक्रेसी नहीं है, क्योंकि कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर आपने अपने शेयर्स बाहर बेचने हैं, अपने शेयर आपने इशू कराने हैं लोगों को, पब्लिकली आपने उनको रखना है, आपको अपने फर्म का A to Z हर साल की बैलेंस शीट, हर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ताकि देखो, अगर वो फर्म को, अगर वो कंपनी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करे कि उनको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अगर वो झूठी इन्फॉर्मेशन दे मेरे को, भाई मेरे को तो फंस जाऊंगा ना, मेरे को तो पैसा फंस गया मेरा। सिंपल सी बात है। तो मैं तभी इन्वेस्ट में देखूंगा, हाँ भाई इधर प्रॉफिट हो रहा है हर साल, तो मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, मतलब कि अब देखो, अब अंबानी साहब हैं जो मुकेश अंबानी जी हमारे, अब वो जो नीचे उनके पास कोई बंदा काम कर रहा है, गार्डनर है या कोई बंदा जब लो बाइक की सर्विस कर रहा है, जो उनकी गाड़ी, उनसे रोज़ मिलते हैं। तो देर इज अ गैप बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको रिकवर करते। देखो अगर हम पढ़ते हैं ना इस चीज़ को, हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो जैसे ये है ना, 3 किस्म के लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर, ठीक है। इनको इसका नहीं पता, कुछ नहीं पता होता कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं। ये इनको बोलते हैं मिडल वालों को, मिडल वाले लोअर वालों को बोलते हैं, लोअर वाले मिडल वालों को बोलते हैं, मिडल वाले टॉप वालों को बोलते हैं, ऐसे चलता है। एक प्रॉपर लाइन है कम्युनिकेशन की, तो इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। वर्क एंड लार्ज कंपनीज मेक इट डिफिकल्ट फॉर ओनर्स एंड टॉप टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट, नहीं हो सकता इंप्लॉइज के साथ, जो लोअर लेवल के साथ होते हैं, तो कस्टमर्स के साथ भी नहीं होता, जो इसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम दिखती है कंपनी के अंदर। अगला, रेगुलेशंस बहुत है भाई। सेबी के अंदर फॉर्म भरो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर हमने जाना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, ऑडिट कराओ, वोटिंग कराओ, रिपोर्ट्स फाइल करो, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। डिसीजन मेकिंग में डिले है, क्योंकि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया आपको मैंने, टाइम लगता है कि हाँ भाई लोअर पहले मैं इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये उसको बताएगा, फिर वो उधर से इसको बताएगा, इसको, ऐसे ऐसे चलता है। ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली उसके पास जाके पूछ नहीं सकता, इसी वजह से इसके नुकसान है। ये ऑलिगार्किक मैनेजमेंट है। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन मतलब उतना ही आसान है। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब पता है क्या? देखो यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने चुन तो लिया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी करें, अंदर बैठ के वो अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले, शेयर होल्डर को क्या पता। ये क्लैश हो जाता है बड़ा ज़्यादा। देखो ना, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको ना एक टाइम आएगा शेयर होल्डर के दिमाग से निकल जाएंगे, वो बोलेंगे कंपनी के लिए बेस्ट क्या है। हो सकता है उसकी वजह से नुकसान हो, शेयर होल्डर को ज़्यादा दुख हो जाएगा। शेयर होल्डर का तो कोई से ही नहीं है ना, कोई बोल ही नहीं सकता मैं तो जाके कि मैंने कंपनी के शेयर लिए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने हैं, वो सब कुछ करेंगे, मेरा क्या सही है उसके अंदर, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना अपने आप को राजा समझ लेते हैं, वो बोलते हैं भाई हम ही राजा हैं, तुम कुछ नहीं हो, हम ही सब कुछ करेंगे।
इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो अब मैं शेयर होल्डर हूँ ना, मैं देखूंगा ना यार ये तो बहुत रूड आदमी है, बहुत एग्रेसिव है, ये तो सुनते ही नहीं, हमारे इनपुट्स ही नहीं लेते ना। वो बोलते हैं भाई हमें क्या करूँगा, अपने शेयर बेचूंगा, बोलूँगा भाई मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, मुझे मेरे पैसे दो, मैं चला, खत्म हो गई बात। मतलब कि BODs आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ओनर्स, सो एंजॉय फ्रीडम इन डिसीजंस इन विच कैन बी कॉन्ट्ररी टू इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स। मतलब कि मेरे उल्टा भी वो कर सकते हैं। ओनर्स हैव लेस इन्फ्लुएंस, ठीक है, मेरा तो इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, ऑल ओवर। तो अब मैं देखो ना, मैं USA में बैठा हूँ तो मैं USA कंपनी का शेयर ले सकता हूँ, मैं कनाडा की कंपनी का शेयर ले सकता हूँ, मैं थोड़ी कनाडा जाऊँगा उनसे बात करने के लिए। तो डिससेटिस्फाइड, अगर मैं डिससेटिस्फाइड हूँ ना, तो मैं अपने शेयर सेल कर दूंगा और एग्जिट कर लूँगा उधर से, ठीक है। CEO का मतलब है, CEO का मतलब कंपनी है भाई। कुछ लोग बोले सर CEO मतलब, CEO मतलब कंपनी, में ऐसे लिखता हूँ C.CO. अगर प्राइवेट कंपनी है तो PVT, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक पूरा लिखूंगा। ये भी थोड़े ना कीवर्ड्स देने पड़ते हैं। चलो भाई आगे, लास्ट प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, एक कंपनी के अंदर 10 लोगों का इंटरेस्ट है, कंज्यूमर्स, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, इन सब का अपना अपना इंटरेस्ट है। तो कभी कभी ये इंटरेस्ट क्लैश हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि भाई क्रेडिटर्स को इस बार पैसे देने, क्रेडिटर्स को मैंने ज़्यादा पैसे देने हैं, अगर क्रेडिटर्स को समझ लो मैंने 10 लाख रुपए उधार है, मेरा 10 लाख रुपए मैंने पे करना है, और मेरी कंपनी को प्रॉफिट ही हुआ है 11 लाख का, अगर मैं 10 लाख इनको पे कर दूंगा, शेयर होल्डर को तो कुछ देने के लिए नहीं बचा, तो मैं बोलूंगा मेरे को तो इस बार पैसे तुमने नहीं दिए कुछ भी, इतना प्रॉफिट कमाया, मुझे क्या दिया। वो बोलेंगे नहीं भाई। तो ये तो इंटरेस्ट क्लैश हो गया ना, कि वो इसको दे या इसको दे, ये नुकसान है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि मैं हाई डिविडेंड चाहता हूं एज अ शेयर होल्डर। अब आगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर। दो किस्म की कंपनीज है, एक होती है हमारी प्राइवेट, PVT जिसको बोलता हूँ, एक होती है पब्लिक। एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, शेयर कौन इशू कर सकता है, ये पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स, ये तो आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मामा जी और बजाज वाला, कि मामा जी ने उनकी कंपनी का एक डीलरशिप ली है, तो सिर्फ वो अपने कंपनी के शेयर नहीं दे सकते, लेकिन बजाज दे सकता है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी, मामा जी की तो प्राइवेट कंपनी थी कोई भी, ठीक है। दूसरा आ गया प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो पता चल गया आपको। अब देखो प्राइवेट कंपनी क्या क्या है, ट्रांसफर शेयर्स नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है सर। ये लगी 2 से लेके 200 हो सकते हैं। डजेंट इनवाइट पब्लिक टू, अब ऑब्वियसली बात शेयर ही नहीं है, तो फिर पब्लिक को थोड़ी इन्वाइट कर सकता हूँ, शेयर लो, मैं बाहर थोड़ी बेच सकता हूँ अपने शेयर, ठीक है। और ये वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है, XYZ प्राइवेट PVT लिमिटेड। अब आप जब भी कभी देखो ना बाहर, एक चीज़ नोटिस करना, कि जब लिखा होगा ना, जैसे जब हम लोग कोई पढ़ते हो आप, फिलिप्स कर्व, ठीक है ना, कोई बंदे के नाम के हिसाब से, किसी बंदे ने, आपके फादर ने कोई कंपनी का ब्रांड लिया, कुछ लिया हो ना, तो लेकिन वो कंपनी का नाम लिखता है, वो प्राइवेट PVT कंपनी, ठीक है ना, वो ऐसे लिखता है प्राइवेट लिमिटेड। ये चीज़ याद रखना, ये नोटिस करना शुरू करते हो, जब आपको समझ आता है ना, नोटिस करना शुरू कर लेना। अब इसके फ़ायदे, 2 लोग चाहिए सर अब देखो, नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या चीज़ है, अब जैसे आप कॉलेज में, अब अपने स्कूल में, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो आपको एक कागज़ देंगे, वो प्रोस्पेक्टस के ऊपर लिखा होगा कि हमारा कॉलेज ये प्रोवाइड करता है, ये चीज़ें होती हैं, ऐसा ऐसा होता है, इसमें खाना ऐसे मिलता है, हॉस्टल ये है, क्लासरूम फैसिलिटी ये है, टीचर ये है, प्रोस्पेक्टस में A to Z मेंशन है। तो अब मैंने तो किसी को पब्लिक, मैंने तो शेयर बेचना ही नहीं अपने, तो मैं प्रोस्पेक्टस बनाऊँ क्यों, पहली चीज़। दूसरी, अलॉटमेंट कैन बी विदाउट रिसीविंग मिनिमम। अब मैं अपने शेयर देना चाहूँ किसी को ना, ठीक है ना, मैं अलॉटमेंट वगैरह की, क्योंकि मैंने इशू नहीं शेयर करना, तो अलॉटमेंट का भी कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, मेरे को एक ही चीज़ मिलनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे मुझे सर्टिफिकेट ये वाला मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, शेयर वाला काम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, जाओ यार करो, इनकॉर्पोरेशन कर लिया। 2 डायरेक्टर मिनिमम, 2 डायरेक्टर मैक्सिमम 15, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे मामू की कंपनी थी, तो मामू प्लस मामू का भाई, मतलब कि दूसरा मामू, 2 मामू मेरे वो है, मिनिमम 2 हैं, 15 मैक्सिमम है, ठीक है। और इसको अपने मेंबर्स के इंडेक्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं उनका प्रॉपर डिटेलिंग लिखूँ, सब कुछ लिखूँ कि ये मेंबर हैं, इतने मेंबर थे मेरी कंपनी के, ये सबके इंडेक्सेस बनाए, कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, बस सिंपल हो गया, कोई ज़रूरत नहीं मुझे करने के लिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी का क्या है, लेकिन मिनिमम 7, उसमें 2 थे, इसमें 7 है, मैक्सिमम उधर 200 था, इधर नो लिमिट है, जितने मर्जी लाऊँ मैं, 10 करोड़ बंदे भी ला सकता हूँ अपने साथ,
ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में कोई रिस्ट्रिक्शन, मैं अपने शेयर, समझ लो मेरा शेयर है, मैंने अपना शेयर अपने भाई के नाम में ट्रांसफर कर दिया, अब वो हो गया ओनर, वो मैं कर सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। दूसरी, नो प्रोहिबिशन फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक, अब मैं ऑब्वियसली बात है इसके शेयर भी बाजार में बेच सकता हूँ, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जानना है, देखो 2 स्टार मार्क की है, प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, समझ लो एक पब्लिक कंपनी है, उसकी ना नीचे एक सब्सिडरीज है, मतलब कि A2, मतलब कि ऐसे करके, जैसे रिलायंस की सब्सिडरीज हम बोलते हैं ना, रिलायंस की जियो है, रिलायंस की जियो आ जाती है, रिलायंस की कोई स्टील वाला आ जाता है, ये इसकी सब्सिडरीज है। अगर अगर ये पब्लिक है ना और ये प्राइवेट है, तो इसको भी हम लोग प्राइवेट, इसको भी हम पब्लिक ही गिनेंगे। जियो इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी, ऐसे होता है कि हाँ भाई, अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है जो कि वो प्राइवेट के नाम से है ना, लेकिन उसको पब्लिक कंपनी ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैंने मेंशन नहीं, देखो डिफरेंस लिखा हुआ, अगर डिफरेंस पूछ लें वो लोग तो आप ऐसे बनाओ टेबल। देखो टेबल में इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, हम पहले छोटे होते थे एक ही चीज़ बना रहे हैं, हम ना ऐसे बना देते हैं, हम लिख देते हैं एक ये वाला पोर्शन नहीं बनता, इससे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है भाई, कम लिखना पड़ता है। देखो बेसिक मेंबर पब्लिक में 7 अनलिमिटेड है, इधर 2 है, इधर 200 है। डायरेक्टर इधर 3 चाहिए मिनिमम, इधर 2 चाहिए, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी को बनाना जरूरी है, प्राइवेट को कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, इधर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर नहीं करना है। इधर इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी वाले, इधर इनवाइट नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब सर हमने सर 5 पढ़े, हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर से स्टार्ट किया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा, हमने पार्टनरशिप पढ़ा, हमने सर कोऑपरेटिव्स पढ़े, हमने सर जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी। सर इतने पढ़ लिए, अब इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? अब हम आएंगे चॉइस के ऊपर, कौन सा आप चूज करोगे इन सब में से, सबसे आपके लिए बेस्ट कौन सी चीज़ है वो बताएंगे हम हमें। देखो अगर हम इजी सेटअप की बात करें जो आराम से बन जाएगा, इससे पैसे नहीं लगेंगे, तो ऑब्वियसली बात हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर सबसे आसानी से बन जाता है, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव कंपनी बनती है, ठीक है सर। लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ कर्ता की है, बाकी किसी की नहीं है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कोऑपरेटिव में भी और कंपनी में भी है, और इसलिए कंपनी को हम सूटेबल मानते हैं। कॉन्टिन्यूटी, भाई सीधी सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप और अगर पार्टनरशिप की बात करें, अगर अगर उनकी में से किसी की डेथ हो, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी आ जाए, तो बिजनेस बंद, दुकान बंद। कंपनी क्या बताया मैंने, स्टेबल कंसिस्टेंसी से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेथ हो भी जाए तब भी वो कंपनी चलती रही, कंपनी विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। इन सब का ये है। मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहाँ होती है? कंपनीज के अंदर, जहाँ सिंपल ऑपरेशन है, सिंपल स्किल्स हैं, नॉर्मल लेजर बनानी है, ऐसे कागज लिखने, चिट्ठे, कच्चे चिट्ठे लिखने हैं लोगों के, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना दो। कैपिटल के ऊपर, अगर आपको लार्ज कैपिटल चाहिए, आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए, कोई फायदा लिमिट नहीं चाहिए कोई भी आपको कैपिटल के ऊपर, तो कंपनी खोल लो भाई। अगर लिमिटेड है, बिल्कुल बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटर मालिक है, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे चलती है। लेकिन शेयर्ड कंट्रोल का है कंपनी के अंदर, कंपनी में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं? 5-6 लोग हैं, सबका शेयर्ड कंट्रोल है। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपको डायरेक्ट डीलिंग्स करनी है लोगों के साथ तो सोल प्रोप्राइटर, अगर कोई डायरेक्टली डीलिंग्स नहीं चाहिए तो कंपनी, सिंपल सा लॉजिक है। अब हम आगे इवैल्यूएशन के ऊपर, आपको बस दिखना चाहिए, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ, हाँ बेटर है शायद, हाँ बेटर है। देखो आपको दिखना चाहिए, पॉइंट ये है, ठीक है। आराम से आपको बुक के अंदर भी बना हुआ है तो उसके हिसाब से देख सकते हो, लेकिन अब देखो सबके नाम लिखे। अब देखो फॉर्मेशन, मेंबर्स, कैपिटल, लायबिलिटी, कंट्रोल, कॉन्टिन्यूटी। अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सबसे इजी फॉर्मेलिटीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, आराम से जाओ खोल लो दुकान। सबसे डिफिकल्ट इसमें था, इसमें कंपल्शन है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपल्शन है, जॉइंट हिंदू फैमिली में इतनी, इसमें भी कंपल्शन है लेकिन इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। पार्टनरशिप में भी कंपल्शन नहीं है। दूसरा मेंबर्स, इसमें एक ही है। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा 2 या 50 हो सकते हैं, अलग अलग है, कंपनी रूल्स के हिसाब से अलग है, कंपनी एक्ट के हिसाब से अलग है। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर मिनिमम 2 चाहिए और जो बॉर्न होगा वो मेंबर होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मिनिमम 10 एडल्ट चाहिए आपको काम स्टार्ट करने के लिए। कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में मिनिमम 7,
मैक्सिमम प्राइवेट के अंदर मैक्सिमम 200 और पब्लिक के अंदर अनलिमिटेड। ओके, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं, इधर तो सो प्रोप्राइटर लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप में भी लिमिटेड है, जॉइंट हिंदू फैमिली में तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात की गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लिमिटेड है, कंपनी के अंदर लार्ज है, सबसे बेनिफिशियल है कंपनी रिसोर्सेज के अंदर। लायबिलिटी भाई प्रोप्राइटरशिप में तो अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है, जॉइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड है, इसके अंदर लिमिटेड है कोऑपरेटिव्स के अंदर, और इसके अंदर भी लिमिटेड है कंपनी के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बात की गई है लिमिटेड क्यों है, क्योंकि हमको उतने ही पैसे देने हैं, ठीक है, उतने ही पैसे लायबल है जितने हमने दिए हैं। अगर मैंने 100 रुपये दिए तो मैं 100 रुपये के लिए ही लायबल हूँ इन दोनों के अंदर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैंने बताया मैं ही राजा मैं ही मंत्री, पार्टनरशिप के अंदर सबका डिसीजन होता है, कंसेंट सबका चाहिए, जॉइंट हिंदू फैमिली करता ही है, करता है धरता हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इलेक्टिव मैनेजिंग कमेटी की बात की थी जो इलेक्ट की हुई है हमने, और इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सेपरेशन है ओनरशिप और मैनेजमेंट के अंदर, तो कंट्रोल और मैनेजमेंट अलग है, तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं BODs। ठीक है, फिर आगे कॉन्टीन्यूटी, सोल प्रोप्राइटर अनस्टेबल है भाई, डेथ हो गई, अनस्टेबल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, डिसेबिलिटी होगी तो बिजनेस बंद। पार्टनरशिप के अंदर स्टेबल है थोड़ा सा, लेकिन एक पार्टनर मर जाएगा तो पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी डीड। फैमिली के अंदर कर्ता की वजह से कर्ता डेथ होगा तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर बन जाता है कर्ता। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेबल है क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस है, और कंपनी इज द मोस्ट स्टेबल, सिंपल सी बात है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, सिंपल। अब हमने किया चैप्टर 2 यहाँ पर खत्म। अब देखो ये 2 पार्ट्स में आपको मैंने दिया है क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। अब आपका ये काम है, देखो प्लेलिस्ट इसकी प्रॉपर बनी हुई है, आप इसको क्या करो स्टार्टिंग से देखो लेक्चर, एक पर्टिकुलर सीरीज बना के चलो कि हाँ भाई मेरे को बस अगस्त का ये वाला टाइम दे दो, अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपको रेगुलरली वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स 11th की हो, चाहे 11th की बिजनेस स्टडीज हो। और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही मैं यही ट्राई यही है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपको 12th की वीडियोस भी, 12th वाले बच्चे जो वेट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का, वो भी आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। अभी थोड़ा काम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो मैं आपको कंटिन्यू वीडियो, अब आपको ये वीडियोस आराम से देखो, अपनी वीडियो आराम से कैसे देखना है क्या, आराम से क्लास में अगर चल रहा है चैप्टर उसके हिसाब देखो, मैं आपको डिटेल में तभी समझा रहा हूँ, ईच एंड एवरी वर्ड क्यों समझा रहा हूँ, इसका यही रीज़न है ताकि आप समझ पाओ। नए नए अभी ज्वाइन किया हो कॉमर्स के अंदर, आपको अभी थोड़े कंसेप्ट आपके खुलने चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में मैंने रट्टा नहीं मरवाना है, मैंने आपको कंसेप्ट समझाना है, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अब मेरी तरफ से आपको एक ही रिक्वेस्ट होगी, पहली चीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को अभी के अभी, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, ठीक है ना यार। मोटिवेशन आपको बोला ना, एक लाइक और सब्सक्राइब ये बढ़ते हैं ना जब, अब देखो ताली मार के तो होगा नहीं, यहाँ पर ये नहीं है, ये सिंपल सी बात है, आप लाइक करोगे ना वीडियो को तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि ना हम और काम जल्दी करें, हम जाएंगे कि हाँ यार हमारे बच्चों ने हमको इतना अप्रिशिएट किया तो हम उनके लिए वीडियो डालें। हम इतना फ्री में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ फ्री का, कुछ कोई भी नहीं, ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मेरी गारंटी है। मेरे जब मैं था हमको ऐसे टीचर्स मिले थे, ठीक है ना, हम लोगों ने ऐसे पढ़ाई की, आई स्कोर 99 बिजनेस स्टडीज़ में, स्पेसिफिकली 99 स्कोर किया था 100 में से, एक क्वेश्चन खुद ही गलत किया था। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ में 100 में से 100 चाहिए ना, तो मेरी गारंटी मैं ला के दूंगा, ठीक है। बस आपका क्या काम है, आपने मेरे साथ बस ऑनेस्ट रहना, आपने आराम से पढ़नी है चीज़ों को, ठीक है। तो अब ऐप को डाउनलोड करो, उसके अंदर आप कोर्स लेना चाहते हो ले सकते हो, कोर्स आप लो, आपको पता चलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, रिवीजन लेक्चर सब मिलेंगे आपको। पहले एक बार हम सीरीज़ खत्म कर लेंगे पूरी ये बिजनेस स्टडीज़ के सारे चैप्टर। तो टिल देन आपको लाइक करनी है वीडियो, सब्सक्राइब करनी है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्री एजुकेशन बांट रहे हैं सर, प्रणव सर आपकी हेल्प करने आए और वो हेल्प करेंगे, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखो, ठीक है, ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।